गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, चेक द ऑडियो प्लीज, जल्दी से। चेक करो। प्रेशा आ जाइए, प्रेशा प्रेशा थोड़ा सा ना इधर थोड़ा इधर हो जाओ। हाँ, पूरा डिस्टेंसिंग बना के रखो। चल रही है? क्लैरिटी कैसी है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। आज आपका लास्ट टॉपिक है तो फाइनली द ऑल्टरनेटिंग करंट विल बी कंप्लीटली ओवर बाय टुडे। तो टॉपिक बेटा लास्ट चल रहा है अभी, और जो कल मैंने न्यूमेरिकल भेजा था किसी ने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया, और ना मुझे किसी ने रिप्लाई किया कि जो दो आपको असाइनमेंट भेजी है लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा ही है। कोई नहीं, ट्राई करो अपने एंड पे, और डाउट सेशन रखते हैं, सैटरडे को रखते हैं डाउट सेशन, ठीक है। असाइनमेंट 1 और 2 दोनों का डाउट सेशन हम सैटरडे को प्लान करते हैं। क्लियर है? ट्राई करो तब तक। तो बेटा आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स, राइट डाउन प्लीज। बोलना नहीं है, ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर देखो, आप लोगों ने देखे होंगे गलियों में, देखे ट्रांसफॉर्मर? कहाँ देखे? कॉर्नर पे देखे? बड़े बड़े, छोटे भी होते हैं। ट्रांसफॉर्मर, ओके। ट्रांसफॉर्मर बच्चे हर गली में, हर स्ट्रीट में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉर्नर पे लगे होते हैं, बीच रोड पे लगे होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है। और उस पर गाय और जो बैल होते हैं वो लगे होते हैं बच्चे, ठीक है। वो खारिज कर रहे होते हैं। होता है यार, हमारी गली में लगा हुआ है, तो वो एक मतलब वो एनिमल रोज आता है, और रोज उस पर रगड़ता है और डर लगता है कहीं पे गिर ना जाएगा, ठीक है। हमारे इंडिया में ट्रांसफार्मर की कोई कीमत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बट ट्रांसफार्मर है बहुत काम की चीज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर, इसके नाम से आप समझ पा रहे हो, ट्रांसफार्मर मतलब ये वो वाला ट्रांसफार्मर नहीं जो मूवी में देखते हो आप। उसके अंदर ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चे, मूवी वाला, उसमें कार से वो एक बंदा बन जाता है, यानी रोबोट बन जाता है, तो वो अपने आप को कार से रोबोट में ट्रांसफॉर्म करता है, इसलिए वो मूवी का नाम था ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऐसा क्या करेगा, मीन्स ट्रांसफार्मर कुछ ऐसी प्रोसेस करेगा जिससे करंट या वोल्टेज ट्रांसफॉर्म हो। एक डिवाइस है, प्योरली एसी डिवाइस which transforms voltage और करंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है किसको? वोल्टेज या करंट को, ओके। क्या करता है ये? वोल्टेज या करंट को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह से जनरलाइज किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। एक होता है जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बच्चे वो होता है जो कि लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है या करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। तो मैंने बोला स्टेप अप ट्रांसफार्मर पहली टाइप है, जिसमें क्या होता है आप नाम से समझ पा रहे होंगे, स्टेप अप, यानी स्टेप अप करने का मतलब हुआ ऊपर उठाना। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा। अगर वोल्टेज घर में कम आ रही है तो आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है, और वोल्टेज अप हो जाएगी। वोल्टेज क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी। और अगर वोल्टेज ज्यादा आ रही घर में तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है, और क्या होगा? वोल्टेज लो हो जाएगी। तो दूसरी टाइप जो होती है ट्रांसफार्मर की, वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, ये करता है हाई वोल्टेज, हाई एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा लो एसी वोल्टेज में, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बेटा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो हमारे स्ट्रीट्स में, हमारे मॉल्स में, या फिर जो सर्किट्स होते हैं हमारे घर के, उनके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। ये जो आप गली के बाहर, ये जो बसंत आइसक्रीम वाला है, इसके सामने जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दैट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये गलियों के नुक्कड़ पे देखने को मिल जाएंगे, या बीच रोड पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फाउंड इन स्ट्रीट्स या रोड्स। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या होता है? वोल्टेज को घटा के देना, क्योंकि हमारे घर में पंखा है, एसी है, टीवी है, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं दे ऑल रन ऑन 220 वोल्ट एसी। ठीक है, जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं, होम अप्लायंसेस जो होते हैं बेटा, दे रन ऑन कितने वोल्ट? 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 220 वोल्ट कैसी होती है? आरएमएस वोल्टेज। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जितनी भी यहाँ पे वोल्टेज कन्वर्जन की बात हो रही है ये सारी की सारी कैसी है? आरएमएस है। आरएमएस टू आरएमएस, लो आरएमएस टू हाई आरएमएस, हाई आरएमएस टू लो आरएमएस। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, तो या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। तो ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, या लो को हाई में कन्वर्ट कर सकता है। अगर ये लो को हाई में कन्वर्ट कर रहा होगा तो उसका नाम होगा स्टेप अप, और अगर ये हाई को लो में कन्वर्ट करेगा तो उसका नाम रखा हुआ है स्टेप डाउन। और हमारे स्ट्रीट्स में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं दे आर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। गलियों में कैसे ट्रांसफार्मर्स हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं। तो आपको जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे, वाइवा दोगे, तो वहां पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल बताओ, और जो स्ट्रीट्स में ट्रांसफार्मर होते हैं क्या इनका नेचर है, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारा आपसे पूछते हैं। मैं पूछता हूँ, और हम लोग एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि बहुत सारे एग्जामिनर्स जब एग्जाम लेते हैं तो दे यूजुअली आस्क दिस क्वेश्चन, सभी से पूछते हैं कि गली वाला ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो बता रहा हूँ तसल्ली रखें। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये कहाँ लगा होता है? तो ये जो होता है ना, इट इज यूज्ड एट पावर स्टेशन। कैसे? देखो इतनी बात समझ आती है कि घर में जितने अप्लायंसेस होते हैं दे ऑल रन ऑन 220 वोल्ट, सभी को 220 वोल्ट जा रही है। एसी, पंखा, कूलर, टीवी जो भी है, सबकी पावर कंजप्शन अलग अलग है। ये बात समझते हो आप? हर एक की पावर कंजप्शन अलग अलग है। जैसे एसी है 1600 वाट कंज्यूम करता है, 1.5 टन का एसी। ठीक है, वही पंखा है, पंखा 100 वाट कंज्यूम करता है। कूलर की मोटर 250 वाट कंज्यूम करती है, फ्रिज 500 वाट कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसकी वाटेज अलग अलग होती है। घर की जो पानी वाली मोटर होती है वो 0.5 हॉर्स पावर की होती है, यानी कि 746 का आधा कर लो, 340 समथिंग। ठीक है, या इससे थोड़ा सा कम, 320 के आसपास। तो 320 वाट की कंजप्शन है। बल्ब जो है, ट्यूबलाइट जो है, उनकी कंजप्शन अलग अलग है, सबकी पावर कंजप्शन अलग अलग है, बट सभी के सभी अलग अलग वोल्टेजेस पे नहीं चलते। दे ऑल रन ऑन द सेम वोल्टेज, सभी की वोल्टेज सप्लाई सेम जाती है। वाई? बिकॉज घर में फिटिंग कैसी होती है? पैरेलल फिटिंग होती है। पैरेलल फिटिंग का मतलब ये होता है कि सभी जगह पे वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी, हर एक अप्लायंस की पावर डिफरेंट होगी। पावर डिफरेंट का मतलब हो गया कि उसकी करंट कंज्यूम करने की कैपेसिटी अलग अलग होगी। जैसे मैं तो आपको बराबर सभी को सेम चीजें बता रहा हूँ, बट आपकी कैपेसिटी अलग अलग है कि कोई कितना कंज्यूम कर रहा है, कोई कितनी नॉलेज गेन कर रहा है, अलग अलग आपकी कैपेसिटी है। ऐसे सभी अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज आती है, बट दे कंज्यूम डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू देयर पावर रेटिंग, ये बात समझते हो आप? मैं इसको थोड़ी देर में आपको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टेप अप मतलब लो को हाई में कन्वर्ट करेगा, हाई को लो में कन्वर्ट करेगा। बट डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना,
ये जो डिवाइस है इसके अंदर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी। ओवरऑल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, क्योंकि एनर्जी को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो हम जनरेट कर सकते हैं। ओनली ट्रांसफॉर्मेशन इज अलाउड, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन इज अलाउड। तो एनर्जी होती क्या है? एनीबडी है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ओके गुड। और एनर्जी का पावर से कोई लेना देना है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई विद टाइम। एनर्जी क्या होती है यार? वर्क डन बाय टाइम पावर होता है, तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई विद टाइम, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो अगर एनर्जी कंजर्व है ओवरऑल, इसका मतलब है कि ये फैक्टर पावर मल्टीप्लाई विद टाइम ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं इनमें भी क्या होगा बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड्स। यार दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड ना करे। ये फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? ये सभी जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे चलता है? अच्छा मैं ये बता रहा हूँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगा होगा? तो बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें वोल्टेज को ऊपर उठाना होता है, मतलब उसको अपग्रेड करना होता है। यानी कि 220 वोल्ट को 1000 वोल्ट में या 5000 वोल्ट में या 10,000 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो वहां पे हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। और ऐसे ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगाए जाते हैं? पावर स्टेशन पे, जहाँ पावर बनती है, जहाँ करंट बनता है। जैसे भाखड़ा डैम है, वहां पे करंट बनता है, तो वहां पे ट्रांसफार्मर कैसा लगाया होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया होगा। तो याद रखना, जब टरबाइन में करंट बनता है ना, तो करंट बेटा बहुत हाई होता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर होता है, 10,000 एम्पियर ऑन एन एवरेज डाटा बोल रहा हूँ मैं। 10,000 एम्पियर का करंट जो है वो पावर स्टेशन पे बनता है ऑन एन एवरेज मान लो। तो उस करंट, जब वो करंट बनेगा तो बेटा वहां वोल्टेज काफी कम होती है। 10,000 एम्पियर करंट 400 या 440 वोल्ट पे बन रहा है। तो अगर मुझे उस पावर को, अब ये बात समझो, पावर क्या होती है? वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट होती है। तो अगर करंट 10,000 एम्पियर का बन रहा होता है, ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है? मान लो 400 वोल्ट है, तो ये कितनी पावर होगी? 4 × 10 की पावर 6 वॉट। कैन यू अंडरस्टैंड इट? 4 × 10 की पावर 6 वॉट, काफी ज्यादा पावर है। तो इस पावर को अगर मुझे पावर स्टेशन से इस हैबोवाल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे पावर को भाखड़ा डैम जो है हमारे पास पंजाब में, या आई थिंक हिमाचल के बॉर्डर पे है, आई डोंट नो एग्जैक्टली लोकेशन, वहां से पावर को पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इवन चंडीगढ़ भेजनी है या फिर हरियाणा भेजनी है। आपको पता है भाखड़ा डैम की पावर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान यहाँ पे जाती है। तो पावर कैसे ट्रांसमिट होगी? वो पावर ट्रांसमिट होती है वाया टावर लाइंस। ये जो टावर की लाइंस देखते हो आप, बड़ी बड़ी तारें होती हैं, उन टावर्स में काफी हाई वोल्टेज होती है। आपने सुना होगा 66 किलो वोल्ट लाइन, 60 kV की लाइन है, सुना होगा आपने, जो आपके बीबीएम किचनर नगर में 60 kV की लाइन ऊपर से निकलती है, 66 kV लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि 60 × 1000 वोल्ट, 60,000 वोल्ट की लाइन है, 60,000 वोल्ट की लाइन है। तो जो पावर स्टेशन से जो पावर बनी है उसको हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं। नहीं, अगर हम लो वोल्टेज पर ट्रांसमिट करेंगे तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगा। इसलिए एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए या पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं। और अगर हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट करनी है तो हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जैसे एक फ्लो मैप से समझो कि ये मेरे पास में क्या है, ये पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन, यहाँ पावर बनी और ये मेरा क्या है? टाउन है, ये मेरा टाउन है। टाउन की रिक्वायरमेंट है 220 वोल्ट, यहाँ पे 440 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पावर बनी है।
अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर मान लो। तो पावर जब यहाँ से यहाँ भेजनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जो पावर है पहले एक ट्रांसफार्मर को देनी पड़ेगी जिसका नाम होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस वोल्टेज को बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो सारी कैलकुलेशन होती है कितनी वोल्टेज पे कितनी पावर सेंड की जानी चाहिए, तो सारा प्रोसेस होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे पावर 66,000 वोल्ट पे भेज दी, ये 6000 kV की लाइन है। यहाँ एक टावर लगा है, यहाँ पे उस टावर में तारे हैं, उस तारों के थ्रू 6000 वोल्ट जो है वो रन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी पावर जनरेट हुई है वो पावर इस ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पे जो गली के बाहर ट्रांसफार्मर लगे हैं या एक छोटा सब स्टेशन होता है, जैसे लुधियाना में एक सब स्टेशन बना हुआ है पीयू के पास में सर्किट हाउस। फिर यहाँ पे आ जाओ फाउंटेन चौक पे आ जाओ, यहाँ पे जो SBI का मेन ब्रांच है उसके पास में सर्किट हाउस है। ये सब डिवीजन बनी हुई है लुधियाना में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पे सर्किट हाउस बने हुए छोटे छोटे, ठीक है। तो जो मेन पावर आती है पहले वो कहाँ जाती है, वो जाती है सब स्टेशन पे जाती है। सब स्टेशन से जाने के बाद में फिर जाती है गलियों के अंदर छोटे छोटे टाउन्स को, फिर यहाँ पे लगे होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और फिर ये सप्लाई जाती है स्ट्रीट के अंदर या हमारे घरों में। ये सिस्टम है। पावर स्टेशन से पहले पावर को क्या करते हैं 6000 वोल्ट पे या और हाई वोल्ट पे सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सब स्टेशन पे पावर जाती है, फिर सब स्टेशन से पावर डिफरेंट एरियाज में डिवाइड की जाती है। जैसे मान लो 10 किलोवाट की पावर आई है, वैसे 10 किलोवाट कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। 10 किलोवाट की पावर जो है पूरे लुधियाना में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये 10 मेगावाट ले लो आप, 10 मेगावाट में क्या करोगे, 2 मेगावाट इधर भेज दी, 2 मेगावाट इधर भेज दी, 2 मेगावाट इधर भेज दी, 2 इधर भेज दी, 2 इधर भेज दी, 5 जोन में डिवाइड कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेसिंग होती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां लगाते हैं जहां पे हमें पावर को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना होता है, ओके। तो वहां पे हमें वोल्टेज काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, ओके, क्लियर है। तो हमारे पास में दो तरह के ट्रांसफार्मर बने, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करेगा, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा और स्टेप डाउन हाई को लो में कन्वर्ट कर देगा। ये नोट कर लो। अब इनका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। तो प्रिंसिपल नोट कर लो, प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो प्रिंसिपल बहुत बेसिक है, बहुत आसान है और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है। द प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है ना। मतलब अगर एक प्राइमरी कॉइल होगी और एक सेकेंडरी होगी, प्राइमरी में फ्लक्स चेंज करेंगे, सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक होगा एंड दैट चेंजिंग फ्लक्स व्हिच विल बी लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल विल बी जनरेटिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी एक कॉइल में फ्लक्स चेंज करेंगे और दूसरे कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस करवा देंगे और उस इंड्यूस फ्लक्स से क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी या करंट बनेगा। म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन? चले आगे। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर का बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अब ट्रांसफार्मर का वर्किंग देखते हैं और डायग्राम देखते हैं, लेकिन ये वर्क कैसे करता है। तो देखो बेटा, अब हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वर्किंग विद डायग्राम वो देखने जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग देखो, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। बेटा ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट और ये मतलब मान के चलो मेरे एंड पे 95% श्योरिटी है कि एग्जाम में आता है। 95% या आई कैन इंक्रीज माई परसेंटेज टू 98% आता है ये क्वेश्चन। जनरेटर हो गया, एलसीआर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन तीनों में से घूम घूम के हर साल क्वेश्चन बनते रहते हैं। बाकी सब कुछ चाहे छोड़ दो, ये तीन टॉपिक ढंग से पढ़ के चले जाओ, सारा कुछ हो जाता है। बाकी सब कुछ मतलब इस यूनिट के अंदर, ठीक है, इस यूनिट के अंदर तो हमेशा गलत मतलब मिला। तो वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन,
और देखो इसको देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देखते हैं, एक आपके पास में यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर होगा इस तरह से स्क्वायर, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर, इसको लिख लो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। एक फ्रेम होता है सॉफ्ट आयरन कोर, ओके। और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर यहाँ पे ऐसे कुछ तारें ऐसे लपेटी होंगी ऐसे, these are the insulated copper wire, ठीक है, insulated copper wire। और इस एंड पे यहां पर भी तारें ऐसे लपेटी होती है इस तरह से, ठीक है। यहां देते हैं बेटा सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई यहां से देते हैं हम लोग, तो ये इनपुट वोल्टेज हो गई, यहाँ पे बोलते हैं इनपुट साइड, और ये हो गई हमारे पास में यहाँ पे आउटपुट साइड, आउटपुट, ओके। तो बेटा इनपुट वोल्टेज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VS, सॉरी मैं VP लिख रहा हूँ, VP इज द इनपुट वोल्टेज या फिर वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, ओके। यानी कि एक ऐसे कोर है, ठीक है, स्क्वायर शेप में कोर है, और एक कोर के एक तरफ हमने एक कॉपर की बाइंडिंग लपेटी हुई है, ठीक है, और दूसरे एंड पे हमने दूसरी तार को लपेटा हुआ है। कॉपर वायर सेम है, हाँ, इन कॉपर वायर की डायमीटर या थिकनेस अलग अलग होती है, कहाँ थिकनेस ज्यादा होगी कहाँ कम होगी वो आपको इस लेक्चर के एंड में क्लियर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज कितनी है, VP हो गई, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है VS, सेकेंडरी वोल्टेज बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेटा दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। यार इतना समझ में आता होगा कि जो अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल रिडक्शन है तो म्यूचुअल रिडक्शन के लिए दो कॉइल तो चाहिए आपको, एक प्राइमरी कॉइल हो गई और एक क्या हो गई, सेकेंडरी कॉइल हो गई, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं these are number of turns, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, let NP equals to number of turns in primary coil, ठीक है, and NS be the number of turns in secondary coil, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल। तो ये होगी आपके पास में NP और ये होगी आपके पास में यहाँ पे NS, ठीक है। ये सारे पैरामीटर आपको लिखनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने शुरू में आपको बताया कि ट्रांसफार्मर एक AC डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, AC डिवाइस है, मतलब कि ये AC पे काम करेगी, DC पे काम नहीं करेगी, इट विल नॉट वर्क ऑन DC। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 10 वोल्ट DC आ रही है, मान लो मैं कहता हूँ कि आप 10 वोल्ट DC को 200 वोल्ट DC में कन्वर्ट करो, कैन यू यूज ट्रांसफार्मर? नो, व्हाई? क्योंकि DC में करंट की वैल्यू फिक्स रहती है, करंट में वैल्यू फिक्स रहती है। अगर करंट की वैल्यू फिक्स होगी बच्चे तो जो फ्लक्स होगी वो चेंज नहीं होगी, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे फैराडेज लॉ वैलिड नहीं होगा। DC करंट कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट करंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट होगी तो EMF इंड्यूस जीरो हो जाएगी, EMF इंड्यूस जीरो हो जाएगी, ओके। तो नंबर ऑफ टर्न्स द प्राइमरी कॉइल NP, नंबर ऑफ टर्न्स द सेकेंडरी कॉइल NS हो गई। यहाँ पे वोल्टेज प्राइमरी जो हम दे रहे हैं इनपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रही है VS, यानी वोल्टेज क्रॉस सेकेंडरी। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट कर पा रहे होगे कि यहाँ मैंने ऐसे गोल गोल कम घुमाया, यहाँ मैंने गोल गोल ज्यादा घुमाया, यार मैंने ऐसे, मैंने यहाँ पे क्या किया, NP को छोटा रखा एज कंपेयर टू NS। तो ये किसका केस हो गया बेटा, दिस इज केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी प्राइमरी में, सॉरी सेकेंडरी में, तो वोल्टेज बढ़ के आएगी। आप याद करो, आपको मैंने पढ़ाया था फैराडेज लॉ, उसमें मैंने बताया था E = n - n d phi/dt, ये बताया था।
यानी जो वोल्टेज इंड्यूस होती है ये वोल्टेज इस बात पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करती है। जितनी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी उतना वोल्टेज ज़्यादा बनेगा, उतना वोल्टेज ज़्यादा बनेगा, ऐसा फैराडेज लॉ हमें बताता है। तो इसलिए हमें जिधर वोल्टेज ज़्यादा रखनी है उधर की टर्न्स हम ज़्यादा कर लेंगे। अगर मुझे यहाँ पे स्टेप डाउन करना है, वोल्टेज घटानी है आउटपुट में, आउटपुट वोल्टेज अगर मुझे कम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये डायग्राम ऐसे ऑल्टर कर दूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम कर दूंगा और इधर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दूंगा, तो वोल्टेज ज़्यादा से कम हो जाएगी और यहाँ वोल्टेज कम से ज़्यादा होगी, स्टेप अप हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ द स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर डाउन पूछा है तो आप इसके उल्टा डायग्राम बनाओगे, अगर अप पूछा है तो आप ये डायग्राम बनाओगे, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चलना, बट थ्योरी दोनों का सेम रहेगा, थ्योरी दोनों का सेम रहेगा। देखिए अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये मैंने लिखा है यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर, इसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब बेटे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने पास अट्रैक्ट करता है। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हूं और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है तो मैं सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दूंगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा नेचर है। और अगर मैं डायामैग्नेटिक है तो सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने से दूर भगा दूंगा, पैरामैग्नेटिक हो तो मैं थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ग्रैब करूंगा। तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या केस होगा, डिफरेंट है, डाया के लिए डिफरेंट है। फेरोमैग्नेटिक कोर इसलिए यूज करते हैं सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैप्चर की जा सके। तो एक और फेरोमैग्नेटिक रखा गया, सॉफ्ट आयरन कोर। इसके बड़े सारे लॉजिक है, क्यों रखते हैं, पहला लॉजिक तो यही बताया आपको कि मैक्सिमम फील्ड जो है वो लिंक हो सके। अब मुझे ये बताओ, यहाँ जो वोल्टेज आ रही है कैसी वोल्टेज है, वो वोल्टेज आ रही है बेटा ये वोल्टेज है V, इसको मैं V की बोल रहा हूँ, ये प्राइमरी वोल्टेज आ रही है, कम वोल्टेज है आपको। ओके, अब जब ये वोल्टेज यहाँ पे आई तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे शुरू में क्या है, वोल्टेज जीरो है, फिर वोल्टेज बढ़ी 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 और फिर वोल्टेज मैक्सिमम और फिर वोल्टेज घटना शुरू हो गई। पहले वोल्टेज बढ़ी फिर घटी और फिर उसका साइकिल चेंज हो गया, फिर उसकी डायरेक्शन बदल गई। यानी कि जब ये वोल्टेज यहाँ बढ़ रही होगी तो क्या होगा बेटा, जब वोल्टेज बढ़ रही होगी तो इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। मतलब कि ये जो है ये एक तरह का सोलेनॉइड तो है, देखो जो कॉइल है क्या है, एक तरह का सोलेनॉइड नहीं है, सोलेनॉइड विद फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है। इसमें अगर वोल्टेज Vp है तो इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो ये करंट फ्लो हुआ, दिस इज द कॉल्ड प्राइमरी करंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्राइमरी करंट। यहाँ लिख दूं मैं, मान लो ये प्राइमरी करंट है, वैसे डायरेक्शन दो चाहे ना दो, ठीक है, बिकॉज ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अभी डायरेक्शन ये चल रही है फिर डायरेक्शन रिवर्स जाएगी, अभी डायरेक्शन ये है फिर थोड़ी देर के बाद डायरेक्शन ये हो जाएगी। डायरेक्शन को जैसे मर्जी आप इंटरप्रेट कर दो तो गलत नहीं होगा। जब यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, B = Q0 N × I ये होती है। अगर यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही है, अगर ये वोल्टेज चेंज हो रही है, वोल्टेज बढ़ रही है तो क्या करंट की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, नहीं होगी चेंज होगी ना, क्योंकि कैसी वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। वोल्टेज चेंज तो करंट चेंज तो B चेंज, और B चेंज तो भाई साहब BA cos θ यानी जो फ्लक्स होती है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। या फाई भी अपना क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और फाई बदलेगा तो व्हाट विल हैपन, फैराडेज लॉ लगा सकते हो। फाई चेंज होगा तो फैराडेज लॉ लगेगा ना, E = -dϕ/dt, E = -dϕ/dt फैराडेज लॉ। और अगर फ्लक्स चेंज है तो बच्चे EMF बन जाएगी। अब सोचो समझो, यहाँ पे मान लो कि ये करंट गया, अगर ये करंट गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये ऐसे यहाँ पे ये पास हुई, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से निकली तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है
कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर कन्फाइन कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये इस तरह से बच्चे इसके अंदर चलना शुरू कर देगी। सोचो समझो, यार सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए यूज किया गया सो दैट फील्ड लाइन को बाहर जाने से रोका जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉफ्ट आयरन कोर जो सारा मैग्नेटिक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनी है ड्यू टू द चेंजिंग वोल्टेज, उस मैग्नेटिक फील्ड को इस कोर में क्या कर दिया, मतलब कन्फाइन कर दिया। तो यहाँ पे कोर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कन्फाइन कर दिया, और ये फील्ड लाइन कहाँ पे जाके लिंक अप हो रही है, सेकेंडरी में जाके लिंक अप हो जाएगी, सेकेंडरी में जाके लिंक अप हो जाएगी। अगर यहाँ से 10 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो वो कोर, अच्छी क्वालिटी अगर कोर यूज करोगे तो वो कोशिश करेगा कि 10 की 10 ही यहाँ पे लिंक कर दे, पर ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज सम लीकेज ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स लीक होगी, जिसको हम लॉसेस में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस वगैरह भी होते हैं, तो क्या होता है बिल्कुल इसके एंड में देखेंगे। अभी हम जो स्टडी करेंगे वो सब आइडियल ट्रांसफार्मर की स्टडी कर रहे हैं, आइडियल, थ्योरेटिकल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल में तो 100% एफिशिएंसी होगी ही नहीं, ठीक है। ये सारा आइडियल चल रहा है, ठीक है। ये सारी जो थ्योरी चल रही है किसकी चल रही है, आइडियल की चल रही है, जहां पे 100% एफिशिएंसी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू ये फील्ड लाइन गई, और ये फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक अप हो गई, ये लिंक अप हो गई। जितनी फ्लक्स यहाँ थी सारी की सारी फ्लक्स लिंक हो गई, मतलब फ्लक्स लॉस 0, which is never possible, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको? चलो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, if Vp is the voltage across primary, then as per Faraday's law, Vp will be equal to what? Induced voltage, and it will be equal to what? Minus Np into d phi by dt. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको या नहीं समझ में आती है? क्लियर है? तो ये जो प्राइमरी वोल्टेज है जिसको हमने सप्लाई करी है, उसके बराबर ही क्या होगा, इंड्यूस वोल्टेज सेटअप होगा। कहाँ पे? कहाँ पे? इस कॉइल के अपने अंदर, इस कॉइल के अपने अंदर। ओके, नहीं समझ आया? जो सोलेनॉइड होता है, जब उसमें करंट चेंज होता है, ध्यान दो, ये सोलेनॉइड है, इसको मैंने सप्लाई दिया, कितना Vp सप्लाई दिया, ठीक है। और ये Vp क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। मान लो पहले इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना आएगा। सिंगल कॉइल में क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना होगा। अब जब सेल्फ इंडक्शन होएगा तो इस Vp को अपोज करने के लिए, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाओगे, इंड्यूस EMF, इसको EP बोल देते हैं, EP। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल नेट वोल्टेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये माइनस होगा तो मैं Vp माइनस EP इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, या सिंपली मैं इसको Vp इक्वल टू EP लिख सकता हूँ। मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी है, इसको आप EP भी लिख सकते हो। EP मतलब इंड्यूस वोल्टेज। ओके, क्लियर है? श्योर? ओके, तो ये हो गया Vp इक्वल टू EP इक्वल टू Np d phi by dt। याद रहे मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ आइडियल ट्रांसफार्मर, जहाँ पे फ्लक्स लिंकेज फुल बटा फुल, नो लॉस, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। नाउ अब जब ये EMF बने यहाँ पे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स बन रहा है यहाँ पे। अब ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी में लिंकअप होगा। अब जब ये फ्लक्स सेकेंडरी में लिंकअप होगा तो सेकेंडरी में क्या होगा, ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन हुई
और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो मैग्नेटिक फील्ड इस कोर से होते होते सेकेंडरी में जाके लिंक हो गया। ड्यू टू दिस लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द सेकेंडरी कॉइल क्या हो गई, म्यूचुअल इंडक्शन रोल प्ले करना शुरू कर देगा। और जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ जितनी वोल्टेज बनी है उतनी ही वोल्टेज यहाँ बनेगी? नो नो, व्हाई? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है। ये लॉजिक है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड through secondary coil via soft iron core तो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंकअप होगा एंड वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, चेंजिंग होगा। भाई वोल्टेज चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंजिंग होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, therefore due to changing magnetic flux EMF is induced in secondary। बेटा जैसे मैंने सेकेंडरी लिखा ना, आप लोग ऐसे सेकेंडरी बिल्कुल मत लिखना, नहीं तो टीचर नंबर काटेगा। मैंने 2 लिख के ऐसे लिखा हुआ ना, दिस इज इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बट आपको समझाने के लिए शॉर्टकट करने के लिए ऐसा करते हैं। आप लोग एग्जाम में मत लिखिए आना, आप प्रॉपर लिखना SECO करके। ओके, ओके आगे आ जाओ यहाँ पे। तो कितनी वोल्टेज इंड्यूस होगी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ VS इक्वल टू सेकेंडरी की वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ इक्वल टू ES इक्वल टू माइनस NS d∅dt। फ्लक्स लिंकेज सेम, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर यहाँ से बन रही हैं तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कोर में से होते होते सेकेंडरी में लिंकअप हो जाएगी। ठीक है, लॉजिकल भी है, तो समझ में आती है बात, समझ में आती है बात। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 कर लेता हूँ, 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं, वी गेट व्हाट डू वी गेट, देखो वी गेट VS बाय VP इक्वल्स टू माइनस NS बाय NP, माइनस है ना, ये कट जाएगा और d∅dt को भी कट जाना है। तो क्या बचा आपके पास में, यू गेट VS बाय VP इक्वल्स टू NS बाय NP, ये आया। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ, VS बाय VP इज इक्वल टू NS बाय NP। इसको बेटा मैं लिख रहा हूँ K, क्या लिख रहा हूँ मैं, K लिख रहा हूँ, where K is called ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। जो K है वो मेरा क्या है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। ओके, तो एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे, NS बाय NP इसको बोलते हैं K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ओके, NS by NP is equal to K, which is the transformation ratio. Okay? Any doubt? और ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिसाइड करता है कि ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। जैसे जब आप मार्केट में ट्रांसफॉर्मर खरीदते हो ना, तो कंपनी जो है उसके ऊपर K की वैल्यू डिफाइन करती है। कंपनी के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जब आप ट्रांसफॉर्मर खरीदोगे तो आप बोलोगे कि भाई साहब आप मेरे को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दे दो, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो देगा आपको उसके ऊपर K का वैल्यू मेंशन होगा, K का वैल्यू मेंशन होगा। और इस K की वैल्यू जो होती है, अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है
तो इसका मतलब ये हुआ कि NS by NP is greater than 1, इसका मतलब NS greater than NP बनेगा, और ये कैसा ट्रांसफॉर्मर हुआ? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, SUT। एंड फॉर K less than 1 we will be having NS less than NP, और इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन। ओके, क्लियर है? तो ये लॉजिक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, क्लियर हो गया? चलो, अब यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बोला कि ये ट्रांसफॉर्मर कैसा है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अगर ट्रांसफॉर्मर बच्चों आइडियल होता है तो उसमें एफिशिएंसी 100% रहेगी, है ना? एफिशिएंसी क्या रहेगी? 100% रहेगी। यानी कि फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो एफिशिएंसी होने वाली है, एफिशिएंसी जिसको आप एटा बोलते हो या डेटा बोलते हो, दैट इज गोइंग टू बी 100%। 100% रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि जितनी इनपुट पावर दोगे, उतनी ही आउटपुट पावर बनेगी। आप जब किसी इंजीनियर से बात करोगे ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, और उसको बोलोगे ट्रांसफार्मर, तो वो आपको करेक्ट करेगा और बोलेगा इसको ट्रांसफार्मर नहीं, इसको पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। मतलब कि पावर ट्रांसफार्मर नाम काम सेम ही है, बट वो क्या करता है? वो पावर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजता है बाय ईदर इंक्रीजिंग द वोल्टेज और डिक्रीजिंग द वोल्टेज। अब जब ये इंक्रीज या डिक्रीज इन वोल्टेज होगा, मान लो इन वोल्टेज को बढ़ा दिया गया, कम वोल्टेज थी और बढ़ा दिया गया, तो जब ये कम वोल्टेज को बढ़ाओगे या ज़्यादा वोल्टेज को घटाओगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा? खर्च होगा। यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। क्या सैक्रिफाइस होगा? करंट सैक्रिफाइस होगा। यानी वट एवर यू गेन इन वोल्टेज, दैट मच यू विल लूज इन करंट टू कीप द पावर कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होंगे वो क्या करेंगे? पावर जो होगी उसको कांस्टेंट रखते हैं। पावर क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। अगर मेरे पास में भाखड़ा डैम पे 100 मेगावाट पावर बनी है, तो क्या मैं चाहूंगा कि लोगों तक 50 मेगावाट पावर पहुंचे? एक तो बिजली वैसे कितनी महंगी है, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि जितनी प्रोडक्शन हुई है वो सारी की सारी लोगों तक पहुंच जाए, वेस्टेज ना हो। बट ऐसा हो नहीं पाता है, वेस्टेज हमेशा होती है। ये भी एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स है। वी कैन नेवर अचीव आइडियल सिचुएशन, वी कैन नेवर। कंडीशन लगा के हम कर सकते हैं, बट वो कंडीशन रियल लाइफ पे, ग्राउंड लेवल पे उसकी रियलिटी बहुत ना के बराबर होती है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो पावर कांस्टेंट रखने का हमारा मोटिव होता है। ट्रांसफार्मर से हम एक काम करते हैं कि पावर हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सेंड करनी है, बट नॉट विदाउट मच लॉस। और रियल में जो ट्रांसफार्मर होते हैं, दे आर रियली वेरी एफिशिएंट। 100% तो नहीं होते, बट काफ़ी एफिशिएंसी होती है। 90%, 95% ट्रांसफार्मर एफिशिएंट होते हैं। मेन पावर लॉस बहुत कम होता है, और डिपेंड करता है अंदर तारों की क्वालिटी। अगर तारों की क्वालिटी अच्छी है, कॉपर की बाइंडिंग यूज करी गई है, अगर वो प्योर कॉपर है तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर ट्रांसमिशन अच्छी होगी, ठीक है? और अगर घटिया क्वालिटी कॉपर है तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, हिट लॉस ज़्यादा होगा। देखो, तो इनपुट पावर कितनी होगी? इनपुट सेक्शन, ये इनपुट था, यहाँ पे कितनी वोल्टेज थी? Vp इनपुट वोल्टेज थी, और करंट कितना था? Ip। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइमरी वोल्टेज इनटू द प्राइमरी करंट इक्वल टू Vs Is। क्या नहीं? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, Vs बाय Vp इक्वल टू Ip बाय Is। और यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो E होगी बेटा, जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज क्या होगी? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
करंट। ये फंडा है किसी भी ट्रांसफार्मर के चलने के लिए, ये फंडा है। यानी अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो वो करंट को घटा देगा। यानी स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होगा वो वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को साइमल्टेनियसली कम कर देगा टू कीप द पावर कांस्टेंट। पावर कांस्टेंट तब रहेगी अगर यार P इक्वल टू VI होता है ना, ये कांस्टेंट तब रहेगी अगर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाए। सिंपल लॉ है। और हमें पावर को कांस्टेंट ही रखना होता है। ट्रांसफार्मर हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम जितनी पावर बना रहे हैं उतनी ही पावर लोगों तक भेज पाए। तो उसके लिए हमारा मोटिव ये होता है कि हम पावर कांस्टेंट रखें। अगर पावर कांस्टेंट रखते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू I 1/I होगा। यानी हाई वोल्टेज मींस लो करंट। तो आओ इसको देखते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास में वोल्टेज ज्यादा है सेकेंडरी में, यानी कि इफ Vs इज हाई, इसका मतलब ये होगा इसके इनवर्स में Is है। देखो इसका मतलब ये होगा कि Is विल बी लो। हाई वोल्टेज एट लो करंट, हाई वोल्टेज एट लो करंट। ऑन द अदर हैंड साइड अगर Vp हाई है तो Ip लो होगा, ठीक है, वाइस वर्सा। ओके, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में कि अगर हमारे पास में क्या कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मान लो, स्टेप डाउन ले लो। ये आपके पास में क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना दिया आपने। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन में क्या करोगे, ये प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पे ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये प्राइमरी कॉइल ऐसे और ये सेकेंडरी कॉइल। उनको नहीं पता होता, वो ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं बस। बट आप लोगों को मैंने बताया तो इसको ऐसे गोल गोल मत घुमाना, ठीक है। सोच समझ के नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस डाल देना। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्न सेम है दैट विल नॉट बी अ ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर कुछ नहीं करेगा, सगो उल्टा क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए आपको यहाँ पे रेशियो जो है वो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 रखना होगा, और वो तब पॉसिबल अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस होगा। तो ये NP सॉरी NS और ये NP हो गया, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। ओके, अब यहाँ वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, और यहाँ क्या बनेगी, लो वोल्टेज। ओके, लो वोल्टेज बनेगी। देखो ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज। तो अगर ये हाई वोल्टेज होगा यहाँ पे, तो यहाँ हाई वोल्टेज के लिए क्या होना चाहिए, हाई वोल्टेज मीन्स लो करंट, हाई वोल्टेज मीन्स करंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाई वोल्टेज एट लो करंट विल बी कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। यानी यार अगर तुम हाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो करंट लो था वो करंट हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ओवरऑल पावर कांस्टेंट, ओवरऑल पावर कांस्टेंट जाएगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने पूछा पिच वायर फिगर, तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए जिस जगह पे करंट ज्यादा होगा वहां पे हम हाई थिकनेस वायर रखेंगे, मीन्स वायर इज थिकर एट द एंड वेयर करंट इज मोर, जहां करंट क्या है, ज्यादा है। मोर करंट मीन्स मोर थिकनेस ऑफ द वायर शुड बी देयर। व्हाई? हाँ, टू इंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि आप सबको पता होगा कि R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ज्यादा एरिया रखोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो एनर्जी लॉसेस भी कम होगी, हीट एनर्जी लॉस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? मीन्स कि यहाँ पे अगर हम वायर को छोटा रखेंगे, पतला रखेंगे,
तो क्या होगा बच्चे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग उस एंड पे वायर को थिक रखेंगे जहाँ पे करंट ज़्यादा बन रहा होगा, और उस एंड पे वायर को पतला रखेंगे जहाँ पे करंट कम होगा। ये लॉजिक है, ओके। और कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया मैंने, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर या लॉसेस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। तो कौन कौन से लॉसेस होते हैं उनके नेम्स लिख लो, नेम्स लिख लो फटाफट। लॉसेस चलो कल ही कराता हूँ, विल डू टुमारो, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, देन यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, हाँ क्या क्वेश्चन आया? आज हम आया भाई, ओम का क्वेश्चन है फॉर एसी करंट को भी हम सिर्फ उसकी पीक वैल्यू तक ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पता नहीं क्या बोलते हैं। चलो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अभी देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे लिख के भेजता हूँ।